नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, अगले 4 महीने के दौरान जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें तमिलनाडु एक प्रमुख राज्य है। तमिलनाडु में 234 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव अप्रैल महीने में संपन्न होना है। हर दल अपनी अपनी रणनीति को अब अंतिम रूप देने में व्यस्त है। सीट शेयरिंग का मामला भी दोनों गठबंधन के अंदर लगभग अब कह सकते हैं कि चर्चा के केंद्र में आ चुका है। चाहे वो डीएमके का गठबंधन हो, इंडिया अलायंस हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, एआईएडीएमके का गठबंधन, एनडीए हो, दोनों के अंदर। और वहीं तीसरी तरफ टी विजय, थलापति विजय की पार्टी टीवीके भी पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी करती हुई कमर कसकर जनता के बीच मैदान में है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु के अल्पसंख्यक मतदाताओं की। मित्रों, तमिलनाडु वह राज्य है जहां पर दूसरे नंबर पे ईसाई मतदाता है। लगभग 2011 की जनसंख्या के अनुसार लगभग 6.5% की आबादी है इनकी। तमिलनाडु वह राज्य है जहां एकमात्र राज्य आप कह सकते हैं गोवा के बाद जहां पर मुसलमानों की आबादी क्रिश्चियन की तुलना में कम है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि तमिलनाडु में क्रिश्चियन मतदाता कैसे किंग मेकर की भूमिका में है और क्या वो किंग भी बना सकते हैं क्या, या किंग बन भी सकते हैं क्या, किधर जा रही है, क्या इशारा कर रहा है तमिलनाडु की ईसाई राजनीति। मित्रों, ईसाई राजनीति को आप समझने के लिए तमिलनाडु में तीनों गठबंधन की जो रचना है उसको समझना पड़ेगा। अगर हम आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात करें, अगर 2024 की शुरुआत से पहले की बात करते तो आज के दिन में आपको स्पष्ट दिखता कि वहां पर जो 6.25% लगभग क्रिश्चियन मतदाता हैं, वो डीएमके का जो गठबंधन है, कांग्रेस का जो अलायंस है, उसके साथ एकजुट दिखाई देते। क्यों? इसलिए कि उनके सामने जो दूसरा गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का गठबंधन, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बारे में माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी राजनीतिक दल है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही तमिलनाडु के क्रिश्चियन और तमिलनाडु के मुसलमान मतदाता मतदान करते हैं या मतदान करेंगे, इस बात में कहीं कोई न शक था, न शक होती, न है। तो जाता कहां? तो चूंकि 2 ही गठबंधन था, एक डीएमके का जिसमें कांग्रेस पार्टी, दूसरा एआईएडीएमके का जिसमें भारतीय जनता पार्टी। तो ईसाई हो या मुसलमान हो, उनका मत एक तरफा डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को ही मिलना तय था, कहीं कोई शक नहीं थी इसमें। लेकिन जब से तमिलनाडु की राजनीति में तीसरी शक्ति के रूप में टी विजय का उदय होता है 2024 में, ठीक है, टी विजय की पार्टी ने लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में 234 विधानसभा सीटों पर टी विजय की पार्टी चुनाव लड़ने को कमर कस चुकी है। और टी विजय खुद स्वयं ईसाई समाज से आते हैं और टी विजय चूंकि फिल्म एक्टर भी है, तो केवल ईसाई समाज नहीं बल्कि मुसलमान जो दूसरा अल्पसंख्यक है, कुछ ही मत कम है, मुसलमानों की संख्या तमिलनाडु में लगभग 1% का अंतर है। लेकिन कब ये 1% जो अंतर अभी कम दिख रहा है मुसलमानों की, हो सकता है 2021 के जनगणना में मुसलमानों की आबादी ईसाई आबादी को पार कर जाए। हो सकता है कि ईसाई की आबादी से अधिक संख्या मुसलमानों की हो जाए, इस बात की संभावना भी है। और वही संभावना ईसाई मतदाताओं के लिए तीसरा विकल्प भी खोलता है। तीसरा विकल्प क्या है? बीजेपी का। क्यों मैं कह रहा हूं, अब इस बात को समझिए। पहला विकल्प मैंने बताया जैसे ईसाई मतदाताओं के लिए कि गैर भाजपा, गैर हिंदुत्व राजनीति
करने के लिए वो डीएमके और कांग्रेस गठबंधन के साथ जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि विगत 2 वर्षों के अंदर डीएमके और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा तमिलनाडु में सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ जितनी बयानबाजियां हुई हैं उतने तमिलनाडु के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास में आज तक नहीं हुए थे। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है टी विजय। चूंकि डीएमके और कांग्रेस गठबंधन के लोगों का आकलन है कि चूंकि टी विजय क्रिश्चियन है, इसीलिए क्रिश्चियन मतदाता टी विजय के साथ जाएंगे। तो टी विजय के साथ न जाएं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विरोधी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराने में सक्षम रहने वाला एकमात्र विकल्प खुद को बताते हुए ईसाई मतदाताओं को यह संदेश देने का प्रयास है कि आपका वोट टीवीके को देना, थलापति विजय को देना, अपना वोट बर्बाद करना होगा। इसी बात को समझाने के लिए ईसाइयों को लगातार सनातन धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ डीएमके के नेता, यहां तक कि एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन भी लगातार सनातन और हिंदू धर्म की तुलना केकरा, बिच्छू और इस तरीके से लगातार जो है करते आ रहे हैं। ठीक है, इससे भी कई खराब शब्दों का इस्तेमाल डीएमके के कई नेताओं ने किया है। तो पहला विकल्प डीएमके, दूसरा विकल्प टी विजय। अब आप कहेंगे तीसरा विकल्प बीजेपी कैसे? ऐसे है, समझिए, ऐसे है कि मित्रों तमिलनाडु 2 राज्यों से घिरा हुआ है। सीधा सीधी वैसे तो चारों राज्य से घिरते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से प्रभावित है 2 राज्यों से। एक तरफ है केरल, दूसरी तरफ है कर्नाटक की राजनीति से प्रभावित है। राजनीतिक रूप से प्रभावित मैं बता रहा हूं, मैं जनसंख्या और भाषा के मामले में नहीं कह रहा। राजनीतिक रूप से प्रभावित है तमिलनाडु से, केरल से और कर्नाटका से। और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी है, जहां मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। तमिलनाडु, कर्नाटक में भी, और वही हाल है केरल में भी। कर्नाटक और केरल कॉमन क्या है? कर्नाटक केरल में कॉमन यह है कि कर्नाटक और केरल दोनों जगह पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी अच्छी खासी है, तमिलनाडु की तुलना में बहुत ही ज्यादा। ठीक है, एक। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है कर्नाटक में सीधा सीधा, और संभावना इस बात की है कि 2026 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, वहां त्रिकोणात्मक मुकाबला है केरल में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनावी लड़ाई का मुख्य मुद्दा लव जिहाद, लैंड जिहाद, वक्फ एक्ट, ऐसे मुद्दे पर ही चुनाव होना है। और केरल में केरल के ईसाई वक्फ एक्ट के मुद्दे पर, लव जिहाद के मुद्दे पर, लैंड जिहाद के मुद्दे पर केरल के ईसाई भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। वही हाल केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी है। कर्नाटक में भी ईसाइयों की आबादी ठीक ठाक है। वहां भी कर्नाटक के ईसाई भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिस प्रकार की समस्याओं का सामना केरल के ईसाई कर रहे हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद, वक्फ एक्ट वगैरह के मामले से जिस प्रकार की बातें निकल कर आ रही है। केरल के ईसाइयों का यह मानना है कि ये तीनों जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से कांग्रेस या कांग्रेस का गठबंधन उनको राहत नहीं दिला सकता। कहां से मिलेगी राहत? तो राहत मिलेगी तभी जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। ऐसा केरल के ईसाइयों का मानना है, जिस कारण से केरल में लगातार ईसाइयों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का एक प्रकार से तांता लगा हुआ है। वही स्थिति लगभग कर्नाटक में भी है। तो क्या चुनाव के अंतिम समय में जब ध्रुवीकरण के आधार पर
तमिलनाडु हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे केरल हो या फिर असम हो, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में चुनावी राजनीति का एक इतिहास है कि मतदान के समय में ध्रुवीकरण बहुत महत्व रखता है। तो क्या चुनाव के अंतिम दौर आते आते यदि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर मतदाताओं ने, ईसाई मतदाताओं ने मतदान करने का रास्ता चुना, तो क्या केरल और कर्नाटक के ईसाई समस्याओं का असर तमिलनाडु के ईसाइयों पर नहीं पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु में भी ईसाई मतदाताओं के समक्ष भारतीय जनता पार्टी और AIADMK का गठबंधन भी एक तीसरा विकल्प के रूप में मौजूद है। अब ये कर्नाटक की, तमिलनाडु की ईसाई राजनीति किस करवट बैठेगी, आने वाले चुनाव में पता चलेगा, परिणाम से स्पष्ट होगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर बनी है जिस खबर के तह में जाकर उसका विश्लेषण जानने और समझने की आपकी मंशा है, आपकी इच्छा है। हम ऐसे ही आपके लिए मुद्दों पे तथ्यात्मक और तर्कात्मक बहस लेकर आते हैं, आते रहेंगे। केवल आपसे आग्रह है कि आप हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।